हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, मध्यकालीन इतिहास की क्लास चल रही है। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल होता है 1206 ईस्वी से लेके आप कह सकते हैं कि 1526 ईस्वी के बीच। कितना? 1206 से लेके 1526 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल होता है। अब बात कर लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया था। अगर दिल्ली सल्तनत के वंशों की बात की जाए तो इसमें 5 वंशों ने शासन किया था। इन 5 वंशों के नाम जान लेते हैं कि वे 5 वंश कौन-कौन से थे और उनका क्रम भी जान लेते हैं कि उनका क्रम कौन-सा है, कि पहले कौन से वंश ने शासन किया, उसके बाद किस वंश ने शासन किया। इसके साथ ही साथ अब जान लेते हैं कि देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश थे वे कौन-कौन से थे। देखा जाए तो वे गुलाम वंश थे पहला, उसके बाद दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तो कहते हैं तुगलक वंश, चौथा जो है सैयद वंश और जब कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे आखिरी वंश जो शासन किया था, वह था लोदी वंश। कौन था? लोदी वंश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अंतिम शासक कौन था? तो आपको वो बात होगा, वो होगा इब्राहिम लोदी। कौन? दिल्ली सल्तनत के सबसे अंतिम शासक की बात की जाए तो वो है इब्राहिम लोदी। देखा जाए तो लोदी वंश का अंत कैसे होता है? देखा जाए तो जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के बीच इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। किसके किसके? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है, जिसमें उस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है। साथ ही साथ देखा जाए तो लोदी वंश का अंत होता है और उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो जाता है उसी समय। उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद मुगल काल का प्रारंभ हो जाता है। देखा जाए तो हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर के हम लोग गुलाम वंश पढ़ रहे थे। गुलाम वंश को देखा जाए तो हम लोग 3 भागों में विभाजित किए थे। पहला कुतुबी वंश, दूसरा शमसी वंश और लास्ट वाला जो था बल्बनी वंश था। देखा जाए तो जो कुतुबी वंश की बात की जाए तो कुतुबी वंश के कार्यकाल की बात की जाए तो 1206 से लेके 1210 ईस्वी के बीच था और इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरा जो वंश था शमसी वंश के संस्थापक की बात की जाए तो शमसी वंश के संस्थापक थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश और उनके कार्यकाल की बात की जाए तो 1211 से लेकर 1265 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल था। और जो हम लोग अभी जो बलबनी वंश पढ़ रहे हैं तो बलबनी वंश के कार्यकाल की बात की जाए तो 1265 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी के बीच बलबनी वंश का कार्यकाल है। और देखा जाए तो इस वंश के संस्थापक की बात की जाए तो इस वंश के संस्थापक हैं गियासुद्दीन बलबन। कौन है? गियासुद्दीन बलबन है। देखा जाए तो जो कुतुबी वंश है और बलबनी वंश है, इन सब के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी है दे दी गई है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। उसके बारे में आपको बता दी गई कि कौन सा शासक कब आसीन होता है, उसने क्या अपना योगदान दिया, उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, साथ ही साथ उन्होंने भारत में क्या स्थापत्य कला में योगदान दिया, इन सब के बारे में आपको बता दी गई है। जो आज की क्लास है, हम लोग आज की क्लास में देखते हैं। शुरू करने से आपको पहले क्लास को शुरू करने से पहले आपको कुछ मोटिवेट कर दिया जाता है ताकि आप अपने स्वामी विवेकानंद जी के एक कथन है, क्या है? स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, उठो जागो और तब तक जागो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सको। उसी प्रकार देखिए, इस एनर्जी के साथ हम लोग आज की क्लास देखते हैं कि हम लोग आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। देखा जाए तो एक बार हम लोग जो बलबनी वंश के बारे में पढ़ रहे थे, इस क्लास को एक बार रिविजन कर लेते हैं। देखते हैं हम लोग कल की क्लास में क्या क्या पढ़े थे। अगर कल की क्लास की बात की जाए तो देखा जाए, जो गियासुद्दीन बलबन है, जब वो सुल्तान बनते हैं, क्या जब गियासुद्दीन सुल्तान बनता है, देखा जाए तो सुल्तान कब बनते हैं? 1265 ईस्वी में गियासुद्दीन सुल्तान बनते हैं। और देखा जाए तो गियासुद्दीन जो गियासुद्दीन बलबन है, वे अपना आदर्श किसको मानते हैं? देखा जाए तो गियासुद्दीन जो है, गियासुद्दीन बलबन हो ईरान बादशाह को अपना आदर्श मानते हैं। जब वो सिंहासन पे आसीन होते हैं, कल की क्लास में आपको बताइए, जब बलबन सिंहासन पे आसीन होता है तो उसके द्वारा जब वो सिंहासन पे आसीन होता है तो जो उसके परिवार में जितने भी सदस्य, या कह सकते हैं सिंहासन पे आसीन होने के बाद उत्पन्न जितने भी पुत्र या उसके परिवार में जितने भी सदस्य पैदा होते हैं, तो वो सभी के नाम उन ईरानी बादशाहों के नाम पे रखता है। देखा जाए तो वो इतना उनसे प्रभावित था कि वे सभी उनकी तरह रहना, खाना, पीना, बोलना, चालना और उन्हीं के नामों को वो अपने पूरे परिवार में रख रहा था। किसकी तरह? ईरानी बादशाह जो थे, उन्हीं के नामों को वो अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम रख रहा था। पहला पॉइंट आपको ये बताया गया था। अब देखा जाए तो जब वहाँ का सुल्तान बन जाता है, तो सुल्तान बनने के बाद लोग अपनी सुरक्षा के लिए किसी न किसी को अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करेंगे। देखा जाए तो उसी तरह जिस तरह ईरानी बादशाह अपने अंगरक्षक को अब सीनियर रख देते हैं, उसी तरह बलबन भी अपने साम्राज्य में देखा जाए तो जो सबसे हष्ट-पुष्ट होते थे सैनिक, उनको उन्हें नियुक्त करता था अंगरक्षक के रूप में। उन्हें क्या कहा जाता था? अब सीनियर क्या कहा जाता था? अब सीनियर।
क्या कहा जाता है उन्हें अपसीनियर। ये देखा जाए तो साम्राज्य में सबसे हष्ट-पुष्ट और बलिष्ठ होते थे, इन्हीं लिए इन्हें अपना बॉडीगार्ड या कह सकते हैं अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता था, ये नियुक्त करता था। अगला पॉइंट आपको बताया गया था, अगला पॉइंट बताया गया था कि दिल्ली जब फ़खरुद्दीन थे, क्या थे? फ़खरुद्दीन जो थे, इन्हें दिल्ली का कोतवाल नियुक्त करता है। फ़खरुद्दीन को क्या कहते हैं? दिल्ली का कोतवाल नियुक्त करते हैं, दिल्ली का कोतवाल। इनको दिल्ली का कोतवाल नियुक्त करते हैं, साथ ही साथ देखा जाए तो नियुक्त करते हैं। देखा जाए तो जो ये फ़खरुद्दीन थे, ये गियासुद्दीन बलबन के परम मित्र थे। कह सकते हैं कि जो ये फ़खरुद्दीन को नियुक्त करता है, वह अपने मित्र को ही नियुक्त करता है कि हाँ, दिल्ली का कोतवाल नियुक्त करता है, किसे? फ़खरुद्दीन को, जो उसका परम मित्र होता था। और देखा जाए तो एक नए विभाग की स्थापना करता है। कौन-सा नए विभाग को देख लेते हैं? नए विभाग जो था, नया विभाग था दीवान-ए-अर्ज। क्या था? दीवान-ए-अर्ज। ये दीवान-ए-अर्ज देखा जाए तो आपको बताया गया था, दीवान-ए-अर्ज किससे संबंधित है? दीवान-ए-अर्ज की बात की जाए तो ये सैन्य संबंधित था, सैन्य से संबंधित था। देखा जाए अर्ज आपको बताया गया था, ट्रिक के रूप में याद रखिएगा, जब भी जिस जिस भी उपाधि के अंत में अगर अर्ज शब्द लगा है तो समझ लीजिएगा वो सैन्य का प्रमुख होगा या सैन्य एक अधिकारी होगा। देखा जाए तो दीवान-ए-अर्ज क्या है? सैन्य अधिकारी होते थे, सैन्य विभाग होता था कह दीजिए। इस दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग होता था। उसके बाद देखा जाए तो जो इस पे नियुक्त किया जाता था उसे किसे किससे नियुक्त किया जाता, जो सैन्य प्रमुख होता उसे कहा जाता था आरईजे। क्या कहा जाता था? आरईजे मामलूक। माम आरईजे मामलिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आरईजे मामलिक। ये होता था सैन्य मंत्री। क्या होता था? सैन्य मंत्री। कौन सा एक विभाग की नया स्थापना की? तो देखा जाए तो उन्होंने दीवान-ए-अर्ज एक नए विभाग की स्थापना करता है जो सैन्य से संबंधित होता है, और उसमें जो नियुक्त किया जाता है जिसे सैन्य मंत्री नियुक्त किया जाता था, उसको कहा जाता था आरईजे मामलिक। क्या कहा जाता था? आरईजे मामलिक को सैन्य मंत्री कहा जाता था। देखा जाए तो जो सेनाओं का संगठन, जो सैन्य संगठन था, देखा जाए तो जो सैन्य संगठन था उसकी देख-रेख के लिए, सैन्य संगठन की देख-रेख के लिए, संगठन के देख-रेख के लिए जिसे नियुक्त किया जाता था, कि नियुक्त किया जाता था, उसे कहा जाता था खाते-अर्ज। क्या कहा जाता है? खाते-अर्ज। खाते-अर्ज कहा जाता था। ये होता था, उसे कहा जाता था खाते-अर्ज। जो सैन्य संगठन की देख-रेख के लिए रखा जाता था उसे कहा जाता था खाज-ए-अर्ज। अर्ज देखिए इसमें भी लिखा है, ये समझ लीजिएगा, ये सैन्य संबंधित होता है। ये आपको कल की क्लास में बता दिए गए थे। अब आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं आज की क्लास में आपको क्या-क्या बताया जाएगा। देखा जाए तो जब बलबन ने इस सैन्य विभाग की स्थापना करते हैं, उसके बाद बलबन क्या करता है कि वो देखा जाए तो वह जो गरीब वर्ग के व्यक्ति थे, जैसे कह सकते हैं कि आप, देखा जाए तो अगला पॉइंट जो है, बलबन क्या था? बलबन साधारण व्यक्तियों से साधारण व्यक्तियों साधारण व्यक्तियों एवं साधारण व्यक्तियों एवं छोटे अमीरों से मिलना बंद कर दिया। जो छोटे अमीर थे, छोटे अमीरों से मिलना बंद कर दिया। कर दिया। देखा जाए तो वह इतना संकालू होने लगा कि वह, देखा जाए तो जो बलबन जो था साधारण व्यक्तियों से भी मिलना बंद कर दिया, और उसके बाद जो अमीर वर्ग थे, जो छोटे अमीर थे, कह सकते हैं कि जो छोटे अमीर थे उनसे भी मिलना बंद कर दिया। क्यों मिलना बंद कर दिया? देखा जाए तो ये जो व्यक्ति होते थे वे बलबन से अपेक्षा करते थे कि वे उन्हें किसी न किसी पद पे नियुक्त करें, या उन्हें उनको प्रोत्साहन करें, या कह सकते हैं कि उन्हें कुछ धनराशि दें, या इस वजह से बलबन ने अपने आप को साधारण व्यक्तियों से दूर रखा है, ताकि वे उनसे मिलेंगे नहीं तो फिर वे उनसे कुछ कह नहीं सकेंगे, ना ही जैसे जब कोई व्यक्ति साधारण व्यक्ति मिल जाएगा तो वो उन्हें कुछ ना कुछ कहेगा तो उनका मन द्रवित होगा। इस वजह से वे साधारण व्यक्तियों से और साथ-साथ जो छोटे अमीर वर्ग थे इनसे भी मिलना बंद कर दिया। उसके बाद देखा जाए तो उनका एक कथन है, आप कह सकते हैं, उन्हें कहा जाता है, बलबन ने खुद कहा था, जब मैं किसी भी उन्होंने खुद कहा था, ये कथन है, जब मैं क्या था? किसी जब मैं किसी जब मैं किसी निम्न
निम्न परिवार के जब मैं किसी निम्न परिवार के व्यक्तियों को देखता हूँ, निम्न परिवार के व्यक्तियों को देखता हूँ, व्यक्तियों को देखता हूँ, देखता हूँ तो मेरे शरीर की तो मेरे शरीर की मेरे शरीर की सिराएं 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 क्रोध से उत्तेजित हो जाती हैं। क्या होता है? सिराएं क्रोध से उत्तेजित हो जाती हैं। उत्तेजित हो जाती हैं। ये कथन किसका है? ये बलबन ने कहा था। इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में कई बार पूछने की संभावना होती है। क्या कहा था? जब मैं किसी निम्न परिवार के व्यक्तियों को मिलता हूँ तो मेरी शरीर की सिराएं उत्तेजित हो जा क्रोध से उत्तेजित हो जाती हैं। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। जब मैं किसी निम्न परिवार के व्यक्तियों को देखता हूँ तो मेरे शरीर की सिराएं क्रोध से उत्तेजित हो जाती हैं। ये कथन बलबन का है, इसको याद रखेंगे। ये एग्जाम में पूछने की संभावना इसकी ज़्यादा रहती है, इस वजह से इसको ध्यान से अपने काफी में नोट डाउन करते रहेंगे। और इसके साथ साथ देखा जाए तो जो बलबन था, जितने भी अधिकारी होते थे, देखा जाए तो प्रशासन में, कह सकते हैं प्रशासन में जितने भी अधिकारी होते थे, प्रशासन में सभी अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता था? बलबन स्वयं करता था। सभी अधिकारियों की नियुक्ति स्वयं करता था। देखा जाए तो वो स्वयं इसी वजह से करता था क्योंकि वह चाहता था कि साम्राज्य में योग्य अधिकारी नियुक्त हों, प्रशासन में एक योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। बाकी जो अन्य थे उन्हें, जैसे देखा जाए तो जो उसके अन्य अधिकारी होते थे अगर वे नियुक्त करते थे, वे अपने सगे संबंधी को नियुक्त करते थे, चाहे वे योग्य हों या ना हो। लेकिन बलबन क्या करता था? वह चाहता था कि साम्राज्य में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाए तो जो योग्य हैं, उसके काबिल हैं। इस वजह से वह स्वयं ही सभी जो, चाहे अधिकारी, चाहे प्रशासनिक, सभी, चाहे छोटे अधिकारी होते थे, चाहे बड़े अधिकारी होते थे, सबकी नियुक्ति स्वयं बलबन ही करता था। यह कह सकते हैं कि बलबन के देख रेख में ही नियुक्ति की होती थी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या आपको बताया जाएगा? देखा जाए तो जो बलबन का योग्य गुलाम था, कह सकते हैं कि बलबन का योग्य गुलाम कौन था? तुगरिल खां। कौन था? तुगरिल खां। ये कहाँ का शासक था? देखा जाए तो ये बंगाल का इक़्तिदार था। कहाँ का? देखा जाए तो जो बलबन का योग्य गुलाम था, कौन था? तुगरिल खां। कहाँ का था तुगरिल खां? कहाँ का था? बंगाल का इक़्तिदार था। देखा जाए तो तुगरिल खां जो थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया, अपने साम्राज्य में विद्रोह कर दिया तो बलबन ने इसको दबाने के लिए अपने पुत्र को भेजा था। जो उसका पुत्र था गुगर खां। कौन था? गुगर खां अपना पुत्र को भेजा था इसके इस बलबन, ये जो तुगरिल खां ने विद्रोह कर दिया था बंगाल में। कहाँ विद्रोह किया था? बंगाल में। बंगाल का ये इक़्तिदार था, वहाँ पे जो विद्रोह कर दिया अपने पुत्र को, इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजता है। उसका पुत्र अपने पुत्र को, गुगरा खां को, जब ये विद्रोह दबाने के लिए भेजता है, तब ये अब उस विद्रोह को दमन कर देता है। विद्रोह को दमन करता है, उसके बाद अगले इक़्तिदार इसको नियुक्त कर देते हैं। इस कहाँ का? देखा जाए तो गुगरा खां को बंगाल का इक़्तिदार नियुक्त कर देते हैं। कहाँ का? बंगाल का इक़्तिदार किसको दोबारा नियुक्त किया जाता है? गुगरा खां का। उसके पहले कौन था? ये तुगरिल खां जो था, उस समय उन्होंने विद्रोह कर दिया। उसके बाद गुगरा खां को, जो उसका पुत्र था, उसको बंगाल का इक़्तिदार नियुक्त किया गया। देखा जाए तो बलबन की मृत्यु, अब देख लेते हैं आखिरी पॉइंट क्या है। देखा जाए तो बलबन की मृत्यु हो जाती है दिल्ली में। देखा जाए तो कहाँ मृत्यु होती है? दिल्ली में 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है। बीमारी की वजह से बलबन की मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो जाती है? 1287 ईस्वी में देखा जाए तो बलबन की मृत्यु हो जाती है। अगर इनके स्थापत्य कला की बात की जाए तो इनके स्थापत्य अगर देखा जाए तो बलबन के स्थापत्य कला की बात की जाए तो इन्होंने इनका सबसे पहले बलबन का मकबरा जो था, इन्होंने खुद अपना मकबरा बनाया था, बलबन का मकबरा। साथ ही
इसके साथ-साथ उन्होंने लाल महल का निर्माण कराया था। कौन-सा? लाल महल। देखा जाए तो ये दोनों कहाँ अवस्थित हैं? इनकी बात की जाए तो ये जो था दिल्ली में ही अवस्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? जो बालबन का मकबरा है और लाल महल की बात की जाए तो ये दिल्ली में ही अवस्थित है। ये इनकी स्थापत्य कला थी। और अगर स्थापत्य कला में इनकी बात की जाए तो इन्होंने सबसे पहले मेहराबों का प्रयोग किया था। क्या किया था? मेहराबों का प्रयोग किया था। अपने स्थापत्य कला में मेहराब का प्रयोग किया था। मेहराब क्या होता है? देखा जाएगा अगर जो दरवाजे लगे होते हैं, दरवाजे में देखा जाए तो जो ऊपर का अर्धचंद्राकार की आकृतियाँ बनी होती हैं, जैसे आपका बीज आपका जैसे ये दरवाज़ा बना है, इसमें जो ये ऐसे करके जो अंदर अर्धचंद्राकार की आकृतियाँ बनी होती है, यही होता है आपका मेहराब। क्या होता है? मेहराब ये आकृतियाँ होती हैं, जो अर्धचंद्राकार की होती है, ये मेहराब होता है। जो आपका ये फ्रंट दरवाज़ा जो होता है, ये आपका दरवाज़ा है, ये ऊपर वाला वही मेहराब की आकृति होती है। इसी का निर्माण किया था, देखे जाए तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले मेहराब का प्रयोग बलबन ने किया था। इसे मेहराब का जनक भी कहा जाता है। मेहराब स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है बलबन को। बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास देखते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।